आजकल बॉलीवुड वालों ने बच्चों के मन में दिल के बारे में ना जाने क्या क्या फितूर भर दिया है। कभी कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं, कभी बोलते हैं दिल में मेरे है दर्द डिस्को, कभी बोलते हैं कि मेरा दिल आपके पास है, कभी आप मेरे दिल में हैं। अब बताओ मुझे कि इतने छोटे से 250 ग्राम के दिल में आप 10 लोगों को कैसे बसा लोगे। बस यही हालात देखकर मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए आज मैं लेके आया हूं वीडियो लाइफ प्रोसेसेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है द सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझने के लिए हमें समझना होगा ब्लड के बारे में। देखिए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। इससे पहले हमने पढ़े न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में हुआ क्या था, सारा का सारा जो खाना था आपका वो कहां चला गया, वो आपका ब्लड वेसल्स में चला गया, मतलब न्यूट्रिशन ब्लड वेसल्स में चला गया। अब आगे जाके होगा क्या, आगे जाके अब ये ब्लड वेसल्स से ट्रांसपोर्ट भी तो होगा जगह जगह, और इसलिए हम सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जिसे कहा जाता है ब्लड। ब्लड होता क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू। भैया, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलता है, पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। आसान भाषा में मैं ये बोल सकता हूं। और प्राइमरीली कहां होता है, ब्लड वेसल्स में आपको ये देखने को मिलता है। अब सबसे पहले अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड वेसल्स पे बाद में जाएंगे हम। सबसे पहले अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में 4 मेन कंपोनेंट्स में बोल सकता हूं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहली बात तो आरबीसी, दूसरी बात डब्ल्यूबीसी, तीसरी बात प्लेटलेट्स। और ये सब के सब कहां डूबे होंगे? ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब के सब प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा के अंदर। अब देखो, बेसिकली पहली चीज हमें क्या समझनी होती है कि जो ब्लड का लिक्विड पार्ट और दूसरा ब्लड का सेलुलर पार्ट, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, उनके बारे में समझना होगा कि लगभग कितने कितने परसेंट होते हैं। तो देखो, ब्लड का लिक्विड पार्ट जो होता है वो होता है प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है ये 55 से 60% ऑफ द ब्लड होता है, लगभग 55 to 60% ऑफ द ब्लड। स्ट्रॉ कलर्ड है। स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब वही होता है येलो कलर का, पेल येलो कलर का। उसी तरीके से जिस तरीके से आपको ये पेन के स्ट्रोक देखने को मिल रहे होंगे, पेल येलो कलर का आपको लिक्विड देखने को मिलता है ये। और इसी प्लाज्मा में डूबे होते हैं सारे के सारे ब्लड कॉर्पसल या ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, व्हाइट ब्लड सेल है। प्लाज्मा में और क्या क्या चीजें होती हैं? तो जो आपका नरिशमेंट था, न्यूट्रिशन था, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब भी प्लाज्मा में ही डूब कर जाते हैं जगह जगह। ठीक है बात? तो देखिए, प्लाज्मा तो ये बात रही कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है 55 to 60%। और अगर मैं दूसरी बात करता हूं ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स में सबसे पहली बात हम करते हैं आरबीसी की। देखो, आरबीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आरबीसी ही ब्लड को उसका रेड कलर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स द रेड कलर टू द ब्लड। रेड कलर प्रोवाइड करेगा ब्लड को उसका, क्योंकि प्लाज्मा तो येलो होता था। जब इसमें आरबीसी प्रेजेंट होंगे तभी जाके वो रेड बनेगा, रेड कलर का ब्लड बनेगा। और जानने को तो बहुत सारी बातें हैं आरबीसी के बारे में, इनका स्ट्रक्चर देखा जाए बाइकॉनकेव, लेकिन ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करें। पहली बात, रेड कलर प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने रेस्पिरेशन में भी बताई थी, क्या कि आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसे कहा जाता है हेमोग्लोबिन। ये इन रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद होता है और इसी का काम है कि ऑक्सीजन को जगह जगह कैरी करते हुए ले जाए सेल्स तक, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस सेल्स से लेके आए कहां तक? लंग्स तक। ये दोनों काम करता है कौन? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन अपने में डिसॉल्व कर ऑक्सीजन या CO2 को लेते हुए जाता है। तो अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो वो एक खतरे का संकेत आपको देखने को मिलेगा। ऐसे केस में बहुत ज्यादा वीकनेस मौजूद होगी आपकी बॉडी में, वीकनेस महसूस होगी हमें। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो बन ही नहीं पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है जगह जगह अब हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से। आगे की बात अगर मैं करूं तो सेकंड जो हमारे कॉर्पसल होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स।
अब जब व्हाइट ब्लड सेल की बात की जाती है तो व्हाइट ब्लड सेल तो हम शायद से जानते ही हैं, अमीबा लाइक होते हैं। ये पहली बात तो अमीबाइड इन नेचर होते हैं, अमीबा लाइक। अमीबा लाइक का मतलब क्या है, या अमीबाइड इन नेचर का मतलब क्या है? अब इसका मतलब होता है कि ये भी अमीबा की तरह काम करेंगे। जैसे अमीबा के बारे में पता है ना आपको कि सूडोपोडिया फैलाता है, और सूडोपोडिया फैलाकर क्या करता है, आसपास आने वाले किसी भी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। वैसा ही कुछ काम करते हैं कौन, आपके डब्ल्यूबीसी। इनके आसपास कोई फॉरेन बैक्टीरिया आएगा तो उसे ये इनगल्फ कर जाएंगे। इनगल्फ मतलब बाहर से, मान लो कि हमें क्या हुआ, मान लीजिए हमें हुआ किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जैसे राइनो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया। अब राइनो वायरस करता है कॉमन कोल्ड कॉज। अब राइनो वायरस बॉडी में एंटर किया, उसके पीछे पड़ जाएगा कौन, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी उसे इनगल्फ कर जाता है इवेंचुअली जाकर। इसके अलावा बहुत सारे और टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, वैसे कोई एंटीबॉडीज बना रहा है, कोई बाहर जाकर फाइट कर रहा है उससे, तो इनगल्फ कर लेते हैं उसे, जिससे कि कुछ समय बाद खुद ही हमारा जुकाम बुखार ठीक हो जाता है। आप नहीं भी लोगे मेडिसिन तो भी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है ये। अब सोचो कि दिन प्रतिदिन आप इतनी सारे पॉल्यूटेड एयर ले रहे हो, आप खाना जो खा रहे हो वो भी क्या पूरी तरह से शुद्ध है, नहीं है, लेकिन हमें फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां, किसी तरीके का बैक्टीरिया, ये सब पहुंच गया हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा डब्ल्यूबीसी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तीसरी बात, प्लेटलेट्स की अगर की जाए, प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो नोटिस किया है आपने कभी, मान लीजिए कि आपका कहीं यहां पर हल्का सा कट लग जाता है, अब खून तो लगातार बह रहा है हमारी बॉडी से, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय बाद खून निकलना खुद ब खुद बंद हो जाता है, वो जम जाता है? तो ये सब किसकी वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स का काम होता है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो खून के थक्के बनाना, या फिर इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। जहां पर भी इंजरी हुई है ये वहां पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे और प्रोटीन्स के साथ मिलकर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे कि हमारे ब्लड निकलने की प्रोसेस बंद हो जाती है, खून जम जाता है, वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये तीनों काम थे हमारे, तीनों के तीनों ब्लड सेल्स के। आप सबका काम ध्यान रखेंगे क्या क्या होता है, और उसी से अगर आपसे कोई पूछ ले कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या होता है तो वो भी लिख सकता हूं मैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड में भैया इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, CO2 ऑक्सीजन को लेके जाता है, ये सब लिख सकता हूं। तो ये थे ब्लड के फंक्शंस आपके और ब्लड के कंपोनेंट्स। अब आगे ये ब्लड जाएगा कहां से हमारी बॉडी में भैया, तो पानी होता है तो उसको ट्यूब रिक्वायर होती है, तो ब्लड भी तो वैसे ही है, लिक्विड है, उसे ट्यूब्स रिक्वायर्ड होंगी, अलग अलग ट्यूब्स के जरिए हमारी बॉडी में वो जाएगा। और ये ट्यूब्स क्या होती हैं, ये होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो ब्लड वेसल जनरली, वैसे तो बहुत सारी सब कैटेगरीज में बांटा गया है, लेकिन मैं ऊपरी तौर पे अगर आपको बोलूं तो जनरली आप ध्यान रखेंगे 3 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है आपकी, पहली होती है वेन्स, दूसरी होती है आर्टरी, और तीसरी होती है हमारी कैपिलरीज। तीनों के तीनों सेम तो नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, जानते हैं आप। तो फर्क जानने की इनके कोशिश करते हैं कि क्या क्या फर्क होता है। पहली बात, देखो यहां डायग्राम भी मैंने छोटा सा इंक्लूड किया है, वरना मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा अगली स्लाइड में, चिंता मत करना। यहां मैं बात कर रहा हूं आर्टरी की। सबसे पहले आर्टरी की वॉल्स होती हैं बड़ी थिक भैया, ये वॉल्स दिख रही है आपको, थिक वॉल्स होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं। ये क्या करता है, थिक वॉल इसलिए है क्योंकि ये यहां पर जो ब्लड फ्लो करेगा वो हाई प्रेशर से करेगा। अब देखो होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, हालांकि ह्यूमन हार्ट अभी आने वाला है, उसमें सब डिटेल में बताऊंगा मैं, लेकिन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो देखो हमारा दिल जो होता है, जैसा मैं शुरुआत में बात कर रहा था, उसका केवल एक ही काम है, ज्यादा काम नहीं है उसके। अच्छा एक और चीज याद रखना, ब्लड को फिल्टर करने का काम नहीं है हार्ट का, वो काम किडनी का होता है। हार्ट का केवल एक काम है, उसका काम है ब्लड को पंप करना, तो ये ब्लड को पंप करता है। अब हार्ट कहां पर लगा है, हार्ट है यहां पर हमारे। अब ये ब्लड को पंप करेगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर ब्लड को पंप करेगा तो क्या ब्लड तेजी से नहीं जाएगा, बहुत तेज प्रेशर से जाएगा, क्योंकि यहां पर पंप लगा है। जैसे ही पंप लगता है तो बहुत तेज से जाता है खून, और सारे के सारे हमारी बॉडी पार्ट्स पे जाता है, मतलब बहुत हाई प्रेशर से जा रहा है। अब हाई प्रेशर से जा रहा है तो क्या वॉल्स थिक होनी चाहिए उस प्रेशर को झेलने के लिए?
और इसलिए आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा थिक आपको देखने को मिलती हैं। थिक वॉल्स होती हैं क्योंकि हाई प्रेशर से यहाँ पे ब्लड जा रहा है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं, पहले यहां ले लेते हैं जरा वेन्स के बारे में। वेन्स की वॉल देखो आपको थोड़ी थिन देखने को मिल रही है। वेन्स में ब्लड कब आता है? वेन्स में ब्लड तब आता है जब वो आपके बॉडी पार्ट से आ रहा है ऊपर की ओर। अब मान लो, मैं कह रहा हूं मान लो कि ये मेरे हाथ से खून जा रहा है अब हार्ट की ओर, वापसी की ओर। क्या मेरे हाथ में या मेरे पैर में या किसी और जगह कोई पंप लगा है? नहीं लगा हुआ। तो मेरे हाथ से जब खून ऊपर की ओर जाएगा, वेन्स जो लेके जाएंगी, वहां पर तो कोई पंप है ही नहीं। तो जब हाथ से ऊपर की ओर खून जाएगा तो वो जाएगा लो प्रेशर से। उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम करना है, लो प्रेशर से जा रहा है खून ऊपर की ओर, और लो प्रेशर से जाएगा तो उसकी वॉल्स कैसी रिक्वायर्ड होंगी? थिन वॉल्स से भी काम चल जाएगा। तो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिन होती हैं, लेस मस्कुलर होता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इन दोनों के बीच में कौन होता है काम करने वाला? इन दोनों के बीच में काम करने वाली होती है कैपिलरीज। आर्टरीज लेके आ रही हैं साफ खून, वेन्स लेके जा रही हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बीच में काम कर रही हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं भाई, तो आप ये सोचो जरा, और मैं थोड़ा सा स्पेस लेके आपको बता देता हूं। यहां पर मान लो कैपिलरीज के बारे में बता रहा हूं पहले मैं आपको। अब सोचो आप कि यहां से ऐसे 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 करके ये कोई भी आपकी वेन है वो जा रही है, या कोई भी आपकी आर्टरी जा रही है, लेट्स। अब इवेंचुअली जाके आर्टरी जो होती है छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ये आपको जो देखने को मिल रही है ऊपर ना, यहाँ पे ये होती है वेन। क्या वेन छोटे छोटे सेल्स में घुस सकती है, टिश्यूज में घुस सकती है? इतनी बड़ी वेन नहीं घुस सकती। सेल्स या टिश्यूज तो बहुत छोटे होते हैं, नैनोमीटर के साइज के। तो क्या होगा, ये आगे जाके छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएगी, और ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो बढ़ती है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये जाती है इन सेल्स के आसपास। यहाँ पे सेल्स हैं, इनके आसपास से होके ये निकलेगी। इसी को कहा जाता है कैपिलरी। कि यहां से खून आ रहा था, मान लो ये आर्टरी है, आर्टरी आगे जाके और छोटे पार्ट में बढ़ता है जिसे हम बोलते हैं आर्टरियोल, और फिर इवेंचुअली जाके ये और छोटे पार्ट में बढ़ जाता है जो कि आपके सेल्स के आसपास से होते हुए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कैपिलरीज। और क्योंकि ये सेल्स तक जा रहे हैं तो मोटी तो होंगी नहीं भैया, ऑब्वियस सी बात है। ये जो कैपिलरीज आपको देखने को मिलती हैं ये होती हैं थिनेस्ट वॉल होती है इसकी, और केवल कितनी होगी? 1 सेल थिक। ये आपको देखने को मिलती है 1 सेल थिक इनकी वॉल्स होती है। और इनका काम क्या है? ये सेल्स तक शुगर्स को, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगी। सेल्स तक शुगर और ऑक्सीजन वगैरह और बाकी हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ल्यूकोसाइट वगैरह आगे पढ़ेंगे हम, वो सबको पहुंचाने का काम करती है। तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स के बारे में जाना हमने, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सबसे पतली इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क का काम करती है। अभी दिखाऊंगा डायग्राम, इन दोनों के बीच में नेटवर्क का काम करती है। अच्छा, अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, मैंने तो 5 लेके आ गया है ना। कोई सा भी आप लर्न कर लो, कोई 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्क क्या होता है आर्टरीज और वेन्स में, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने बोला आर्टरीज लेके जा रही हैं हार्ट से साफ खून को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और हार्ट में लगा है पंप। मतलब हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, और जब पंप कर रहा है तो बहुत तेज प्रेशर से जाएगा, और तेज प्रेशर से जाएगा तो उसकी वॉल्स थिक होंगी। तो मैंने बोल दिया पहली चीज तो हो गई भैया, इसकी वॉल है आर्टरी की थिन, जबकि वेन्स के केस में नहीं होता, वेन्स की वॉल होती है थिन। इसकी थिक है, सॉरी, इसकी थिक होती है, इसकी थिन होती है। अब अगर थिक वॉल्स हैं, तेज प्रेशर से जा रहा है, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि तेज प्रेशर से ब्लड जा रहा है तो वो ऊपर हो, हमारी स्किन के यहां पे होता तो सही रहता क्या? ऐसे तो हल्का सा भी कट लगता तो तेज प्रेशर से खून बाहर निकल जाता और ब्लड लॉस हो जाता हमें। तो जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं? वो ऊपर नहीं हो सकती हैं। वो कहां होनी चाहिए? वो अंदर होनी चाहिए। वो होती है डीप सीटेड। डीप सीटेड आपको देखने को मिलेगा, अंदर होंगी। जबकि वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, जो आपको हाथ में दिख रही है वो होती हैं वेन्स। आर्टरीज का मैंने बताया, कैरीज पहली बात तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां लेके जाती है? अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर की ओर लेते हुए जाएगी मेरे ऑर्गन्स तक।
और वेन्स का काम वापसी का है कि यहां से वापस में हार्ट की ओर लेके जाएगी, यानी कि वेन्स लेके जाती हैं कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, और कैसा लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आप देखो यहां पर अगर मैं एक बार बना रहा हूं आर्टरी, ये होगी बड़ी थिक वॉल वाली, ये थिक वॉल वाली है, और यहां पे मैं बना देता हूं वेन। अब आर्टरी लेके जा रही है कहां पे, अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी आपको समझाएंगे कि पल्मोनरी और पल्मोनरी वेन क्या होती है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये समझो जरा कि यहां पर क्या है, यहां पर है थिक वॉल, और यहां पे जा रहा है खून हाई प्रेशर से, क्योंकि हार्ट उसे पंप कर रहा है, आर्टरी वाले खून को। हार्ट ने पंप किया तो क्या इसे कोई मुश्किल होगी खून को किसी जगह जाने में? पंप हार्ट ने किया तो ये ऊपर भी चले जाएगा मेरे सर तक, और नीचे जाने में तो वैसे भी आसानी थी भैया, पंप ना भी करता तो चले जाता, ग्रेविटी उसे लेके चले जाती। तो यहां पर किसी भी तरह के वाल्व की जरूरत नहीं है। वाल्व क्या होते हैं, वाल्व आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, जिनका काम होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना। ये वाल्व जो देखने को मिल रहे हैं, इनका काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ब्लड को नीचे गिरने से रोकने से मदद करते हैं। तो यहां तो कोई जरूरत नहीं थी, यहां तो आराम से ब्लड जाएगा ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की, और आराम से ट्रेवल करेगा, ऊपर जाएगा ऐसे में, नीचे जाएगा इधर को, हार्ट से ऊपर हार्ट से नीचे आराम से जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या वेन्स के केस में ऐसा देखने को मिलेगा? वेन्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। मान लो मेरे पैर से आ रहा है खून, अब मेरे पैर से खून आ रहा है तो ऊपर की ओर आ रहा है ना भैया, ऊपर की ओर आ रहा है तो जैसी हार्ट बीट हो रही है मेरी, एक बार लब एक बार डब लब डब, ये हार्ट बीट होती है। तो ऐसे केस में अब खून जो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तो क्या उसके गिरने का खतरा है? बिल्कुल है, हो सकता है कि अब भाई वापस नीचे को गिर जाए। तो इस बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं, आपके वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वाल्व्स। खून यहां तक पहुंचा, अब इधर का वाल्व अगले उसमें जब रिलैक्सेशन होगा बंद हो जाएगा। फिर खून जैसे ही क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट का, फिर खून यहां तक पहुंच गया, ये वाला फिर से बंद हो गया ताकि खून नीचे गिरे ना। फिर अगले बीट में ये आगे और पहुंचा, ऊपर चढ़ा, फिर से बंद हो गए ताकि ये गिरे ना। तो इस बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के काम आता है कौन सा? वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वाल्व्स। ये वाल्व और भी जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पहले अब हम यहां पे ध्यान रखेंगे कि आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं है, वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट है। होपफुली ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा। क्लियर है? चलें फिर आगे, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट, क्या? हार्ट की, हमारे ह्यूमन हार्ट की। क्या क्या आपको यहां पर देखने को मिलता है? मैंने आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस आपको इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो समझने में कि ये चीजें क्या है, वरना कभी कभी बुक में बाद में दिया जाता है, लेकिन बाद में अगर दिया जाएगा तो आप ये डायग्राम कैसे समझोगे बताओ? तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। अब यहां अगर मैं हार्ट देख रहा हूं, ह्यूमन हार्ट, तो देखो ह्यूमन हार्ट जो होता है, फंक्शन मैंने बताया ब्लड को पंप करने का है इसका। अगर मैं हार्ट के क्या देखूं, ये स्ट्रक्चर को देखूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं। हार्ट के अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो क्या क्या देखने को मिलेगा? देखो, हार्ट जो होता है ह्यूमन का, वो होता है 4 चेम्बर वाला, 1 2 3 और 4, ये 4 चेम्बर वाला हार्ट आपको देखने को मिलता है ह्यूमन का। 4 चेम्बर्ड हार्ट, कौन कौन से चेम्बर होते हैं? ये जो ऊपर वाला चेम्बर आपको देखने को मिलता है, और बाय द वे मैं इस तरीके से बता रहा हूं, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, अब जब मैं ऐसे खड़ा हुआ तो लेफ्ट वाली साइड मेरी ये है, और आप भी इसी को ध्यान रखेंगे, बुक में भी इसी तरह से बना है, लेफ्ट ये है, राइट ये है, ठीक है बात? तो लेफ्ट वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला, इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। और फिर इधर आता है आपका क्या, नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। वैसे इधर राइट वाला राइट एट्रियम, और इसका नाम तो बता ही दोगे, बोलो। बिल्कुल सही, ये वाला होगा क्या? ये वाला होगा राइट वेंट्रिकल। ये पूरा का पूरा आपका सिनेरियो होगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये 4 चेम्बर ठीक है, हमें समझ में आ गए, ये मोटी सी मसल क्या है ये बीच में, इनको अलग कौन कर रहा है?
तो ये अलग करने वाली जो ये मसल आपको देखने को मिल रही है, इसे कहते हैं, ये इस पोर्शन को कहा जाता है सेप्टम। सेप्टम होता है वो पार्टीशन जो कि लेफ्ट और राइट साइड वाले हार्ट को अलग कर रहा है, ये मसल है सेप्टम। इसके अलावा देखो यहां पर भी आपको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जगह जगह, यहां पे भी अलग अलग वाल्व प्रेजेंट होते हैं आपके, इधर हो गया इधर हो गया। इन वाल्व का काम भी ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है अभी। बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का इधर होता है आपका मिट्रल वाल्व, जिसे हम बाइकस्पिड बोलते हैं, इधर ट्राइकस्पिड है एंड ऑल दैट। तो हमारे मतलब से मतलब अगर मैं रखूं तो ये डायग्राम में देखूंगा यहाँ पे, और ये मैंने आपको बता दिया, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है। और क्या समझना है हमें, ये है अपना सेप्टम, इसका काम है लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड करना, ये भी समझ में आ गया। अब आगे की चीज क्या देखूंगा मैं, देखो खून यहां से आता है हमेशा लेफ्ट वाली साइड से, लंग्स से खून आएगा लेफ्ट वाली साइड में, और उसके बाद पंप होगा, पंप हुआ खून यहां पे, पंप जैसे ही हुआ तो ये जो खून नीचे आया था ऊपर से नीचे आया यहां पर, और इधर से निकल जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स तक, हमारे बॉडी पार्ट्स तक निकल जाएगा। कौन लेके जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में लंग्स से खून आ रहा है, जो लंग्स से खून आएगा उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, तो ये है रेड वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ऐसे मत सोचना कि ये वाला पर्पल होता है या ये वाला ब्लू होता है, नहीं, बस आपको डिस्टिंक्शन के लिए बता रखा है कि इधर की साइड लेफ्ट साइड आ रहा है हमेशा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन डिसॉल्व ब्लड, और राइट साइड कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इधर से खून आया लंग्स से और यहां पर गया पहले ऊपर फिर नीचे, और जैसे ही नीचे पहुंचता है एक पंप आया, पंप जैसी हुआ वैसी यहां पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पंप आया इधर चले गया, आउटा उसे हमारे बॉडी पार्ट्स तक लेके चले जाती है। अब ये मेरे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा ऊपर नीचे, और जब वहां पर सेल्स ऑक्सीजन का यूज करते हुए एनर्जी बना देंगे तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को अब वापस हार्ट तक लेके आना होगा। तो वापस हार्ट तक कौन लेके आता है, यहां ऊपर वाले बॉडी पार्ट से लेके आएगा कौन, ये वाली सुपीरियर वेना केवा इसे बोलते हैं। वेना केवा जो होती है वो ऊपर वाले पोर्शन से, और एक और नीचे भी होती है, हालांकि आपको ध्यान नहीं रखना, सीधा हम ध्यान रखेंगे जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेके कौन आ रहा है, वो वेना केवा लेके आ रहा है। तो वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट पे लेके आते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको इस डायग्राम में पर्पल से या फिर कहीं पे ब्लू से दिखाया जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कलर पर्पल या ब्लू है, बस डिस्टिंक्शन के लिए बनाया गया है। अब जैसे ये यहाँ पे एंटर हुआ उसके बाद ये जाएगा वेंट्रिकल में, और जैसे ही वेंट्रिकल में पहुंचेगा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक और पंप आया, और पंप से फिर इस बार वो कहां चले जाएगा, वो चला जाएगा वापस लंग्स के पास ताकि उसे साफ किया जा सके। तो क्या ये पार्ट्स क्लियर है, पहले लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, बीच वाली वॉल सेप्टम, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है बॉडी तक उसे बोलते हैं आउटा यानी कि मेन आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके आ रही है वापस उसे बोलते हैं वेना केवा यानी कि मेन वेन। क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलिए फिर अब मैं समझता हूं कि ये जो सर्किट है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो एक बार इस चीज को समझते हैं जरा कि लंग्स से लेकर यहां तक क्या हिसाब हो रहा है पूरा का पूरा, पूरे हिसाब को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहली बात आपने यहां पर एक चीज देखी, जब मैंने आर्टरीज और वेन्स के फंक्शन बताए आपको तो वहां पर लिखा था कि कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वाली जो होती है वो अपने नाम से उल्टा काम करती है, वो वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करेगी, वो वाला करेगी डीऑक्सीजनेटेड, और ये वाला वेन्स वैसे तो करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वाली नाम से उल्टा काम है, तो वेन लेकिन पल्मोनरी वाली क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो अब यहां से देखो जरा, यहां से अगर मैं देखूं तो देखो हार्ट यहां पर है और लंग्स आपके यहां पर है। अगर मैं मामला स्टार्ट करता हूं, आप कहीं से भी ये साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं, मान लो मैं आपको समझाने के लिए स्टार्ट करता हूं, इस जगह से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर,
कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो था वो एल्वियोली बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियोस में, नहीं बताया तो चेक कर लेना, नहीं पता अगर आपको तो चेक कर लेना। एल्वियोली से क्या हो गया, कैपिलरीज में आपका ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई। ऑक्सीजन रिच ब्लड अब लेके आ रहा है कौन, अपने नाम से उल्टा काम करेगा कौन, पल्मनरी वाले। तो पल्मनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है यहां से। अब ये हार्ट का मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां आता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाले एट्रियम में आया, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में गया, जैसे ही वेंट्रिकल में जाएगा एक पंप आया, पंप आया, कॉन्ट्रैक्शन, यहां से ये आओटा कौन लेके जा रहा है भैया इसे, आओटा। आओटा और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं खून को लेते हुए चली जाती हैं और कहां तक जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, हर एक सेल तक ये जाएगा खून। सेल्स में गया, सेल्स में जाने के बाद ऑक्सीजन का यूज होकर एनर्जी बनी, एनर्जी जब बन गई उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकली, उसकी जरूरत है हमें नहीं है। अब उसे कैपिलरीज यहां से कहां भेज देंगी, वेन्स में। अब जो मेन वेन होती है जिसे हम बोलते हैं वेना केवा, वेना केवा इसे लेके आती है कहां पर, वेना केवा कैरी करेगी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आता है, वो आता है राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द एट्रियम में ये ब्लड गया, फिर उसके बाद वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट, ये पहुंच गया यहां से यहां पर वापस से लंग्स पे, और लेके कौन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसे तो कैरी करता है कौन, नीचे वाले पोर्शन में वेन, लेकिन पल्मोनरी वाले तो नाम से उल्टा काम, तो यहां कौन करेगा, पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी कहां तक, लंग्स तक लेते हुए जाएगी, और वहां दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर मिली, और दोबारा ये साइकिल तैयार हो जाएगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो कंफ्यूज मत होना इस चीज में, आपसे बोला मैंने कि देखो यहां पर क्या नाम के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है नीचे वाले सर्किट में, ये पूरे सर्किट में नाम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। आउटा जो थी वो साफ खून कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेना केवा जो थी, वेन्स जो थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या नाम के हिसाब से काम हो रहा है भैया, सिस्टम के हिसाब से काम हो रहा है। और अगर सिस्टम के हिसाब से काम हो रहा है तो इसका नाम होता है सिस्टमिक सर्किट। जो आपका हार्ट से लेकर बॉडी तक चलेगा ये क्या होगा, ये होगा सिस्टमिक सर्किट, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से काम हो रहा है, आउटा साफ खून, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर मैं हार्ट से लेकर इस वाले की बात करूं, ये एक सर्किट अलग चल रहा है यहां पे ऊपर वाला, ये वाला हार्ट से लेकर अगर मैं लंग्स तक की बात करूं तो क्या होगा, तो इस सर्किट को मैं क्या कहूंगा, इसको मैं बोलूंगा पल्मोनरी सर्किट, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, नाम से उल्टा काम कर रहे हैं। देखो यहां ऊपर वाले पोर्शन में यहां पे पल्मोनरी वेन जो थी वो तो साफ खून लेके आ रही है भैया, और आर्टरी जो है पल्मोनरी वाली वो क्या कर रही है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जा रही है। तो सिस्टमिक सर्किट में नाम के हिसाब से ही काम होता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वाला जब भी आपको देखने को मिले तो याद रखना इसे कि नाम से उल्टा काम करेगी, पल्मोनरी वाली वेन ऑक्सीजनेटेड लेके आएगी और पल्मोनरी वाली आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। होपफुली ये पूरा का पूरा सर्किट आपको समझ में आ गया होगा, चेंबर समझ में आ गए होंगे। तो मैं भाई एक बात करूंगा, अगर मुझे थ्योरी लिखनी है तो मैं ये सब रख सकता हूं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके। अभी मैंने आपको यही सब बताया कि कैसे ब्लड में आए, कैसे ब्लड हमारा एंटर करेगा हार्ट में लेफ्ट साइड में, फिर नीचे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, आगे जाएगा आउटा से बॉडी पे, फिर वापस आया राइट साइड से इस बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर उसके बाद पंप जैसी होगा लंग्स पे साफ होने के लिए चला जाएगा। तो अब मैं सीधी सीधी बात करता हूं, देखो वाल्व्स का मैंने बता दिया आपको कि वाल्व्स इंश्योर करते हैं कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो। तो अब मैं अगर बात करूं यहां पर कि सबसे पहली बात अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया चेंबर्स कितने हैं हार्ट के, तो ह्यूमन हार्ट के, ह्यूमन के और किसी भी प्रकार के मैमल के, वैसे मैमल, ह्यूमन, इवन दो बर्ड्स के, इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है, इन सब में आपको 4 चेंबर्स देखने को मिलते हैं। मैमल्स हो गया या बर्ड्स भी हो गए आपके, इन सब में 4 चेंबर्स। कौन से, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 4 चेंबर्स। और आप मुझे बताओगे क्या कि ऐसा क्यों होता है कि जब मैं बात करूं
ह्यूमन हार्ट की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जरूरी है कि एक सेप्टम की वॉल है और ये लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला ब्लड को अलग किया जाए। आपसे पूछा जाता है ये कि भैया ऐसा क्यों जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहना चाहिए? तो आप ये बोलोगे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मैमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं, इन सब में तो होता है। और ह्यूमन बींग्स, मैमल्स और बर्ड्स रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर देयर एवरीडे वर्क। और एनर्जी कब प्रोवाइड होगी? ऑक्सीजन से ही तो प्रोवाइड होती है। ऑक्सीजन जब जाएगी तभी जाके रेस्पिरेशन होगा, तभी जाके एनर्जी बनेगी। तो इसलिए आपको देखने को मिलता है कि ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होना चाहिए, और इसी कारण यहाँ पर एक वॉल बनी होती है जिससे कि दोनों के दोनों अलग रहते हैं। अगर इंटरमिक्स हो गया तो फिर एनर्जी हमें उतनी नहीं मिलेगी जितना अभी हम भागते दौड़ते रहते हैं या बर्ड्स लगातार उड़ती रहती हैं, उतनी आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है बात ये? तो देखिए 4 चेंबर, और दूसरी बात एक और चीज समझेंगे हम, सर्कुलेशन कितनी बार, अच्छा एक बार में, एक पूरी साइकिल में कितनी बार आया ब्लड हार्ट में? आप बोलेंगे सर 2 बार आया, एक बार यहां से आया था और एक बार यहां से आया ब्लड, 2 बार आया ना। तो है तो 4 चेंबर्स, चेंबर्स हैं 4, और सर्कुलेशन कैसा है? सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन। तो मैं बोलूंगा डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलता है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। पल्मोनरी सर्कुलेशन में कहां से कहां तक है? हार्ट और लंग के बीच का खेल है ये सारा का सारा, पल्मोनरी वाला। और अगर मैं बात करता हूं सिस्टमिक, सिस्टम से काम चल रहा है, कहां पे होगा? ये होगा हमारे हार्ट और बाकी बॉडी पार्ट्स तक। आ गई बात समझ में? होपफुली क्लियर होगा। आगे बढ़े फिर, चलिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप इंटरेस्टेड होंगे शायद से, कि चलिए मैमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बॉडीज में मैंने कह दिया कि भैया यहाँ पे तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकियों में क्या? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब मैं बात करता हूं फिशेस की, फिशेस में होता है केवल और केवल 2 चेम्बर्ड हार्ट, केवल 2 चेम्बर्स होंगे, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, 2 चेम्बर्स केवल। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम है। और अगर मैं बात करता हूं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जानते हो ना आप, जैसे सांप हो गया, लिजर्ड्स हो गई, ये सब। और एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया अपना, है ना, हर जगह देखने को मिलता है, पानी में भी है बाहर भी है। सैलेमेंडर हो गया, बहुत सारी चीजें। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितने चेंबर होंगे, गैस कर सकते हो? इनके होते हैं 3 चेंबर्ड हार्ट, 3 चेंबर्ड हार्ट। ये भी पूछा जाता है कभी आपसे, जो चीजें पूछी जाती हैं मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पर, बस आप बने रहिए। तो फिशेस 2 चेंबर्ड हार्ट, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के कितने होते हैं? ये होते हैं 3 चेंबर्ड हार्ट। ठीक है बात है? और रेप्टाइल्स में आप क्रोकोडाइल को इंक्लूड मत करना, क्रोकोडाइल इधर आता है। ठीक है बात? हालांकि रेप्टाइल बोलते हैं उसे, लेकिन क्रोकोडाइल क्या होता है? 4 चेंबर्ड हार्ट, बड़ा ऑर्गेनिज्म है क्योंकि। ठीक है बात? चलिए, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब आगे क्या कुछ और भी होता है ब्लड के अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करे? तो हमें समझना होता है, देखो ब्लड के अलावा भी कुछ है, उसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड बाद में बन जाता है लिम्फ। तो होता क्या है, देखो मैं एक डायग्राम आपके लिए शॉर्ट सा बनाता हूं, बहुत सुंदर नहीं पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, इधर से आया आपका, मान लो इधर से आ रही है आर्टरी, आर्टरी जाके छोटे पोर्शन में, पार्ट्स में बढ़ गई, इन्हें बोलते हैं आर्ट्रियोल वगैरह। और इवेंचुअली जाके ये और छोटी 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 किस में बढ़ गई? आर्टरीज किस में बढ़ती है भाई? छोटा छोटा क्या होता है सबसे? वो होता है कैपिलरीज, कैपिलरीज में बढ़ जाएगी। ये इधर सेल हैं, ये इधर सेल हैं आसपास, कैपिलरीज उसके बगल से जा रही है। अब आपने कभी नोटिस किया है, एक बड़ा पाइप ले लो और उस बड़े पाइप के माउथ में यहां पे हाथ लगा लो, क्या होता है? पानी का फ्लो कम होता है या ज्यादा होता है? बिल्कुल सही। जैसे ही पाइप में आप हाथ लगाओगे, पानी एकदम फर्राटे से बाहर निकलेगा, यानी कि फ्लो अब उसका क्या हो जाएगा? प्रेशर उसका ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से आ रहा था तेज प्रेशर से पहले से ब्लड, ये छोटे पार्ट्स में बटा, आर्टरियोल में बटा।
ये और छोटे पार्ट में, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बाय द वे, लेकिन फिर भी ये और छोटे पार्ट में बढ़ गया, ये बन गया कैपिलरीज में। तो जब छोटे वाले पार्ट में बटा, ये छोटी वेसल्स हो गई, तो क्या ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा? बिल्कुल, ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन भैया कैपिलरीज तो बहुत थिन है ना, ये तो 1 सेल थिक होती है, ये है 1 सेल थिक। इतने प्रेशर के ब्लड को क्या ये हैंडल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो क्या होता है, ये क्योंकि बहुत ज्यादा थिन है, बहुत थिन है, केवल 1 सेल थिक है, तो यहां से आसपास क्या हो जाता है, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स लीक आउट हो जाते हैं। कुछ कुछ कंपोनेंट्स ब्लड के यहाँ पे निकल जाते हैं। कौन से निकलेंगे भैया? छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, बड़े वाले तो निकल नहीं सकते। अब आरबीसी और ज्यादातर डब्ल्यूबीसी के टाइप क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। प्लेटलेट्स भी फिर भी बड़े होते हैं, तो ये बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं निकल पाती, लेकिन छोटी 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 चीजें क्या होती है, यहां से लीक आउट कर जाती है। और जब ये लीक आउट करती हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है हमारा लिम्फ। लीक आउट करती है तो उसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड बाद में जाता है कुछ स्पेशल वेसल्स में, जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और ये जो लिक्विड बना यहां से वो क्या हुआ, लिम्फ। तो बात करते हैं देखो लिम्फ की, होपफुली ये समझ आया होगा आपको कि कैसे बना ये। तो येलो कलर का फ्लूइड है, मैं बताता हूं येलो क्यों है, ठीक है? क्योंकि देखो क्या लीक आउट हो रहा है, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट होते हैं, डब्ल्यूबीसी का टाइप है, घबराना मत, कुछ नया नहीं है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है ये, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत सारे टाइप के होते हैं वैसे, उनमें से एक है लिम्फोसाइट, छोटा सा होता है। तो प्लाज्मा, लिम्फोसाइट और कुछ प्रोटीन्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें छोटी मोटी लीक आउट कर जाती हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, और मैंने याद है क्या बोला था, स्ट्रॉ कलर्ड या येलो कलर्ड। तो प्लाज्मा होता है येलो कलर का। अब देखो ढूंढ लो कहीं, यहां मैंने लिखा है क्या कि आरबीसी निकले हैं? नहीं, आरबीसी तो निकले ही नहीं। अब ब्लड को उसका रेड कलर प्रोवाइड करने का काम होता है आरबीसी का। अब भैया जब आरबीसी निकले ही नहीं तो क्या ये रेड कलर का होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो होगा प्लाज्मा के ही कलर का, क्योंकि प्लाज्मा होता है येलो। तो इसलिए लिम्फ जो होता है जनरली वो पेल येलो कलर का फ्लूइड आपको देखने को मिलता है। आ रही है बात समझ में? पेल येलो कलर का फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, which escapes from the blood capillaries into intracellular spaces। डेफिनेशन लिख पाओगे? येलो फ्लूइड है जो कि ब्लड कैपिलरीज से कहां पहुंच जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस में पहुंच जाता है। किससे बना होता है? प्लाज्मा से बना है, लिम्फोसाइट से, प्रोटीन्स हैं इसमें कुछ। अब देखो प्लाज्मा से बना है तो प्लाज्मा तो लिक्विड पार्ट है भैया, वो सब कुछ डिसॉल्व कर लेता है। तो प्लाज्मा क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, हार्मोन्स लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा अलग अलग बॉडी पार्ट तक, और साथ ही साथ जब ऑक्सीजन लेके गया, सेल ने रेस्पिरेशन किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वापस भी लेके आएगा। मेटाबॉलिक वेस्टेज को सेल से बाहर भी निकालता है। और दूसरी बात, लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि वो क्या करेगा, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा तो यहां पर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की सेल्स। और कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा यहां पर, कि ये बीच में कैपिलरीज थी, यही बताया था, इधर से आर्टरीज, इधर से वेन्स, और इंटरकनेक्ट उन्हें कौन कर रहा है, कैपिलरीज कर रही है। कैपिलरीज का काम है दोनों को कनेक्ट करना। और यहां कैपिलरीज से लीक आउट हो गया कुछ कुछ, तो वो अब पहुंच गया कहां, ये ग्रीन कलर का जो मैंने आपको दिखा रखा है, जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, वहां पर ये पहुंच गया। और इवेंचुअली जाके होता क्या, देखो यहां से लीक करा, यहां पहुंचा, बाद में जाके कहां मिल जाएगा, बाद में जाके वेन्स पे ही मिल जाएगा। तो ऐसे कहीं बॉडी के बाहर नहीं जा रहा है, बाद में जाके वेन्स पे ही मिल जाएगा, और आगे जाके ये साफ होने के लिए चला जाएगा। क्लियर हो गई है बातें सारी की सारी? कोई डाउट इसमें आपको? ये होता है सारा का सारा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्या होता है हार्ट, क्या होता है ब्लड, ब्लड वेसल्स, और साथ ही साथ लिम्फ, किसमें कितने चेंबर्स होते हैं, कितने टाइप का सर्कुलेशन होता है, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक भी आने वाला है बाय द वे, तो जरूर फॉलो करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट।